नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। आप कहेंगे लगातार प्रोग्राम दिखाए हमने आपको, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। और मैंने आपको कहा था कि हम अब जो आपको प्रोग्राम दिखाएंगे, ये राजनीति पे खास तौर पर रहने वाला है, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं लोकसभा के और उसके बाद विधानसभा के आ चुके हैं। और उसके अलावा बात करें तो करनाल में एक उपचुनाव भी होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मैदान में उतरेंगे, नायब सिंह सैनी। बड़ा जबरदस्त माहौल रहने वाला है। और इस बार जो खास तौर पर जो मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि इस बार के चुनाव में आखिरकार वोट जाएगा तो जाएगा किसको। क्योंकि आज मैं एक ऐसे नेता को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। उनका नाम है अशोक खुराना, जो करनाल से मेयर बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन शहर में चर्चा है कि एमएलए की टिकट भी मिल सकती है। पूरी बात करेंगे अशोक खुराना जी से। सीधा ले चलता हूं अशोक खुराना जी के पास। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता अशोक खुराना जी। उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। खुराना जी, आपका अब तक टाइम्स का जो स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की बात करेंगे, उसके में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही आपका जो ये चैनल है, ये बात करें उसकी चाय की चुस्की तो ये तो पहले भी बहुत बारी देख चुका हूँ और ये बहुत फेमस है। इसमें तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे नेता हैं, उनका भी प्रोग्राम आपने किया, मैंने वो भी हमने देखा। बहुत बढ़िया, बहुत फेमस है आपका। तो मैं आपके सभी चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत उनको नमस्कार करूंगा और आपका भी धन्यवाद करूंगा कि सभी दर्शकों से आपने मुझे रूबरू कराया। खुराना जी, बड़ा सरल साधारण स्वभाव है आपका, और एक जो पर्सनैलिटी है बड़ी साधारण सी और बड़ी एक जीनियस सी लगती है। मतलब कहीं भी आपके फेस पे बात करें, कहीं गुस्सा नहीं, या हमेशा मुस्कुराहट रहती है। क्या करना है? देखिए, गुस्सा तो मेरे में कभी आया ही नहीं और गुस्सा गुस्सा करके कुछ नहीं हासिल होता। जितना शांत रहे, प्यार से, हर से बोलचाल से, उतनी एलर्जी और ज़्यादा इंसान को बढ़ावा देती है। और गुस्सा तो सेहत के लिए भी और शरीर के लिए भी, हर चीज़ के लिए हानिकारक है। तो मैं तो शुरू से साधारण ही रहा हूँ और जैसे पहले था शुरू से और आज तक इसी तरह से साधारण बनकर ही रहा हूँ। सीधा, मतलब उसमें कोई ऐसी बात दो राय नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, खुराना जी हैं, अच्छे से जानते हो आप इनको। लेकिन आज जो मैं आपको इनसे बात करवा रहा हूँ, इनके जीवन के बारे में, कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, ये बड़ा जरूरी है जानना। खुराना जी, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जीवन की, परिवार की बात करें, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, परिवार में कौन कौन लोग हैं? और बड़ी सबसे बड़ी बात तो यह है कि भी अल्प आयु के अंदर ही जिम्मेदारियां परिवार की पड़ी हैं आपके ऊपर। हाँ जी, देखिए, मेरे पिताजी और मतलब हम साधारण परिवार रहा है मेरा। मेरी माता जी घरेलू, मतलब घर में जैसे अपने घरेलू ही रहे हैं। कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना मेरे फादर साहब ज़्यादा पढ़े हुए थे। और मेरे दादाजी हुआ करते थे। मेरा एक बड़ा भाई और एक बहन, ये हमारा परिवार था जो हम रहे। हम रामनगर में, मतलब कि रहे हैं। रामनगर में ही हमारा हुआ। उसके बाद मैं बैंक कॉलोनी में आ गया था 89-90 में। तब मैं तब से आज तक बैंक कॉलोनी में ही रह रहा हूँ। तो अब जो मेरे फादर साहब थे, वो मतलब पढ़े हुए, जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत कम पढ़े हुए थे, तो उनको आवश्यकता थी, उनको मतलब अपने काम में एक मतलब वो लड़के कहते हैं पढ़े हुए नहीं, कड़े हुए ज्यादा थे। हाँ, खड़े हुए तो बहुत ही थे। तो उनको मतलब जैसे लेबर के ठेकेदार थे, जैसे कि मैं अब शुरू से वही काम करता हूँ। तो लेबर के ठेकेदार थे, तो उनमें उनको मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा, मतलब साथ में काम को हेल्प की बहुत ज़रूरत थी अपने काम के लिए। तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। मैंने मैट्रिक करने के बाद प्रेप कॉमर्स में मैंने एडमिशन लिया था, तो वो मैं प्रेप भी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो यही कारण था कि मैं अपने शुरू से अपने पिताजी की जब छोटे से ही उनके काम में लग गया था।
और आज भी मैं वही काम मतलब जो है कि हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट का फूड ग्रेन का काम जो है कि मैं करता हूँ। 86 से मैंने फर्स्ट टाइम में मतलब टेंडर लिया था अपने नाम से, और तब से लेके आज तक मैं मतलब वो यही जो काम है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट का वही कार्य कर रहा हूँ, और बड़ी स्वच्छता से बड़ी ईमानदारी से अपने कार्य को करता हूँ, पूरी जिम्मेवारी से। इसके लिए आप चाहे जहाँ भी मेरा व्यापार रहा है, काम रहा है, आप किसी से भी मेरे बारे में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तभी सब आपको बताएंगे कि मेरा व्यवहार और मेरा जो काम की जिम्मेवारी है वो मैंने पूरी निष्ठा से निभाता हूँ। चाहे वो जिम्मेवारी मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो भी सौंपी है, दी है, जो भी दी है, वो भी मैंने बड़ी अपनी निष्ठा से मतलब किया है। राणा जी, इसमें बात करें कि जो पंजाबी समुदाय से आप संबंध रखते हैं और पंजाबी समुदाय के लोगों ने अपनी मेहनत से ही अपने आप को स्टैंड किया है, उन्हीं परिवारों में से एक परिवार आपका भी है। अगर देखा जाए तो तकरीबन जब पार्टीशन के बाद से जितने भी हमारे पंजाबी समुदाय के लोग पाकिस्तान से, जो हमारा भारत का हिस्सा था, उधर से इधर आए थे, माइग्रेट हुए थे, तो उसके बाद से सबने बड़ी कड़ी मेहनत की है, जैसे उसमें से आपका भी परिवार है। तो मेहनत के साथ साथ राजनीति में प्रवेश कैसे हो गया आपका? देखिए कि मैं जब बैंक कॉलोनी में आया था तो वहाँ पर हमारे यूथ के, उस टाइम मैं भी यूथ में था जी। ये 89-90 की बात है जी। तो यूथ के वो लड़के थे, उन्होंने एक क्लब बनाया और क्लब में उन्होंने मेरे को बतौर प्रधान के रूप में मुझे बीच में लिया, मुझे प्रेम रहा। तो हम छोटे मोटे सोशल कार्य क्या करते थे। तब 94 में चुनाव आया था एमसी का। तभी जितने मेरे साथी थे, जो वो युवा साथी थे छोटे, उन्होंने कहा प्रधान जी कि आपको हम ना इलेक्शन लड़ेंगे एमसी का। अरे मैंने कहा नहीं भाई अभी तो नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं बैंक कॉलोनी में किराए के मकान पे रहा करता था। रामनगर से जब मैं इधर आया था तो मैं क्या ऐसे मुश्किल लोगों को बोले नहीं प्रधान जी हम लड़ेंगे। तो मैंने वो चुनाव उन अपने साथियों के मतलब सहारे, अपने सभी उनके सहयोग से वो चुनाव लड़ा। तब जयप्रकाश गुप्ता जी एमएलए हुआ करते थे कांग्रेस के। हाँ जी, क्योंकि हमारे रक्त में मेरे फादर जो थे, मेरे परिवार था, वो कांग्रेस से ही शुरू से जुड़ा हुआ था। बेशक वो पॉलिटिशियन नहीं थे, बट उनके अंदर रक्त में कांग्रेस का ही था। तो जयप्रकाश जी से हम मिले थे सभी, उन्होंने हमारे मतलब सपोर्ट की, हमारा साथ दिया था उन्होंने पूरा। तो जिसका परिणाम निकला कि मैं एमसी बना। और मतलब लोगों ने मेरा व्यवहार को, मेरे प्यार को, मेरी को देख के उन्होंने मुझे बहुत अच्छे वोटों से जिताया। और मेरे सामने बहुत दिग्गज नेता भी खड़े थे, तो उसके बावजूद भी मैं मतलब वहाँ से मतलब वो एमसी बना हूँ, और तब से लगातार मतलब उसमें राजनीति से जुड़ा हुआ। राणा जी, कितने वार्ड हुआ करते थे उस समय? 31 वार्ड थे जहाँ तक मुझे लगता है। और आपने कौन से वार्ड से लड़ा और कौन आपके खिलाफ उतरा हुआ था, कौन सी पार्टी का था? देखिए वो उस वक्त 31 वार्ड थे टोटल। 31 वार्ड। हाँ, मैं 29 नंबर वार्ड से लड़ा था चुनाव में, जिसमें एरिया पड़ता है बैंक कॉलोनी, चमन गार्डन, संत नगर, रेलवे कॉलोनी वगैरह, ये सारा एरिया जो है ना, ये पड़ता था। तो मेरे सामने बीजेपी के एक दीवान ताराचंद जी हुआ करते थे, वो थे। और हमारे आदरणीय जो मेरे बड़े भाई के समान थे, देशराज गब्बा जी, वो भी मतलब थे। एक अनिल सूरी था, एक राकेश वोरा था। तो ये सभी सब पुराने दिग्गज है ये सब। हाँ, सभी उसमें खड़े थे। तो मैं नया था तब, मेरी ज़्यादा उस टाइम उम्र भी नहीं थी, मैं 27 साल का था तब मैं जब ये चुनाव लड़ा था, तो बहुत अच्छे वोटों से मुझे सबने जिताया था। उसमें चेयरमैन कौन बना था? उस टाइम चेयरमैन हमारे ये सुमिता सिंह जो हैं, ये चेयरमैन बनी थी। तब क्या था कि मैं जयप्रकाश गुट में था तब। अच्छा। जयप्रकाश कांग्रेस में एमएलए होते थे, मंत्री भी थे, उनके पाले में थे। हाँ, उनके गुट के पाले में था। और हमारी तरफ से जो कैंडिडेट हमने चुना था, जो पार्टी का आदेश पार्टी ने मतलब कहा था सभी एमसीओ के, उससे वो कनक रानी थी। अच्छा। हम बड़े एक मजे की बात सुनाऊंगा आपको, बड़ी अजीब सी बात है कि हम 19 एमसी थे, वो 12 थे इधर बीजेपी में, और स्मिता सिंह के सपोर्टेड जो स्मिता सिंह के साथ थे। तब स्मिता सिंह जी पार्टी में नहीं थी। तो वो
उनमें मतलब वो थे, बीजेपी के सपोर्ट में थे। जी, तो वो 12 थे, हम 19 थे। जी, तो हम जब इलेक्शन वाला दिन था वहां वोट डालने के लिए गए एसडीएम ऑफिस में, तो हमारे जो वोट निकले वो 14 निकले, अच्छा, और उनके निकले अपना 17 वोट निकले। अच्छा, फिर हम वहां से वापसी जयप्रकाश जी की कोठी पे है, तब भी हम 19 ही थे। अच्छा। तो 5 में हमारे बीच में कुछ 5 हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने जो वोट का वो मतलब जो है ना कि वो, जैसे चंडीगढ़ में हुआ। हाँ जैसे चंडीगढ़ में ऐसे कई जगह पहले ऐसे ही हाँ, होता पहले था, होता कई हाँ बार। हाँ। तो वो ऐसा हुआ, तो अब ये मतलब कनक रानी ना बनकर, तो तब स्मिता सिंह जी चेयरमैन बनी थी, 5 साल वो रही, उन्होंने कार्य किया अपना। तो मतलब उसमें हमने भी अपना कार्य किया बहुत अच्छा, वहां से बहुत अच्छी जिम्मेवारी मैंने अपनी निभाई, अपनी वार्ड में काम किए। तो फाइनेंस कमेटी का मेंबर भी मैं रहा जी, अपना नगर परिषद में। जी, जी, तो तब हाउस टैक्स की असेसमेंट हुई थी हमारे करनाल की ना पूरी, जी, जी, तो वो जो फाइनेंस कमेटी मेंबर थे उन्होंने ही करनी थी। मैंने बड़े अच्छे तरीके से ढंग से बैठ के शहर के जो हाउस टैक्स के बारे में फैसले थे, लोगों के हित में, निगम के हित में बहुत अच्छे पूरी जिम्मेवारी से काफ़ी मतलब समय लगाया, तो वो किए, तो उससे राणा सभी। जी, ये जो बात है कि सुनीता सिंह बनी चेयरमैन, तो ये कौन सी पार्टी से बनी? आजाद बनी या क्या बनी? क्या तोड़फोड़ हुई? कैसे कैसे क्या हुआ ये? देखिए अब इसमें तो मतलब वो हुआ ही था जब हम 19 थे, 19 में से हम 14 की जी, वोट जी, निकली हैं। तब ये उस टाइम तो पार्टी में नहीं थी, बीजेपी से सपोर्टेड थी। ओके, बाद में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, जी, जब बंसीलाल जी बंसीलाल जी बने। मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर क्या हुआ था कि चौधरी भजन लाल जी जी, ने करनाल से चुनाव लड़ा, जी, उसका एमपी का पार्लियामेंट का पार्लियामेंट। चुनाव लड़ा। तब हम एमसी थे सारे। जी, तब स्मिता सिंह जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जी, उस दौरान विकास पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी भजन लाल जी की अध्यक्षता में। जी, तब से वो कांग्रेस में है। तो उस समय मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई थी, मेरे बूथ, मैं अपने बूथों का इंचार्ज था, और इलेक्शन की जो भी मुझे जिम्मेवारी दी गई थी मैंने पूरी तरह से निभाई थी। चंद्र मोहन जी की करनाल इसमें यहाँ पर ड्यूटी लगी गई थी, कुलदीप बिश्नोई जी की पानीपत में। जी, तो चंद्र मोहन जी से सारे करनाल को बताया कि मेरा उनसे उस वक्त बहुत अच्छा, उनसे मेरा प्यार पर्सनल दोस्ती, पर्सनल संबंध है उनके साथ। पर्सनल, हाँ बहुत अच्छी दोस्ती उनकी मेरे साथ रही है। तो वो तब मतलब उसके बाद भजन लाल जी ने दूसरा इलेक्शन फिर करनाल से लड़ा, फिर उस तरह से जिम्मेवारी मतलब दी गई थी वो मैंने पूरी की। जी, उसके बाद अरविंद शर्मा जी ने करनाल से 3 चुनाव लड़े जी, जब वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस पे थे। हाँ जी, 2 बारी वो एमपी बने, 1 बारी रह गए थे। तब मेरे को जिम्मेवारी जो भी दी गई थी मैंने पूरी बेखूबी से अपनी जिम्मेवारी को निभाया, पूरी की, अपने बूथों का इंचार्ज जो था, और पूरे ढंग से वो की। उसके बाद फिर पीछे कुलदीप शर्मा जी ने चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का, तब भी मेरे को जो जिम्मेवारी पूरी मैंने निभाई। हम इस तरह की बात करते हैं, विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं, तो जयप्रकाश गुप्ता जी ने चुनाव लड़ा, तब मैं मतलब बूथ का इंचार्ज था, जी, और अपनी जिम्मेवारी जो थी वो पूरी मतलब निभाई। जो ग्रास रूट पे जो वोट रहते हैं उसके अंदर पकड़ जो है वो आपकी रही, यानी इसका मतलब तो ये हुआ। हाँ क्यों नहीं, मैं शुरू से आज तक लोगों के, अपने भाइयों के बीच में मतलब जुड़ा रहा हूँ। जी, जी, छोटे से ही मतलब तब से उनके दुख में सुख में आना जाना सभी से है, प्रेम भाव है। तो बहुत मतलब अच्छा, और मेरा व्यवहार मेरा वो उसके बारे में आप किसी पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं करता, मैं अपना काम भी करता हूँ, मैं व्यापार भी करता हूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए व्यापार और काम भी जरूरी है। रमेश जी, पंडित चरणजी लाल ने कई बार चुनाव लड़ा यहाँ से, तकरीबन हर बार जीतते थे लगातार। तो खुराना जी, क्या लगता है उनकी जीत का कारण क्या था? किस तरह से मैनेजमेंट होती थी, क्या रहता था? उनका तो इतना, पंडित रंजीलाल शर्मा जी का इतना अच्छा रसूख हुआ करता था, उनकी एक अपने आप में एक पहचान थी। उन्होंने मतलब अपने करनाल के लोगों की आवाज़ उठाई, और उन्होंने बहुत से मतलब जो मुख्य काम थे जो किए हैं, जैसे कि पानीपत में एनएफएल जो आज लगी हुई है वो उन्हीं की मतलब देन है। प्रयास से है, उन्हीं जी, की।
और जो वो लगा है अपना, क्या नाम इसका, रिफाइनरी है वो पानीपत में, तो वो भी उन्हीं के प्रयास से है। तब डबल लाइन वाला सिस्टम था, तब उन्होंने रेल जो चली थी तो कुछ लाइन का हिस्सा उनका ऐसे थी जैसे जींद रोहतक साइड उधर ना कुछ रह गया था, सिंगल रहने गई थी। करनाल में भी इस तरह से बना था उनके प्रयासों से, तभी डबल लाइन का जो था ना ये रेल का, तो वो भी उन्होंने काफी मतलब बहुत ऐसे काम किए जिससे आज देखते हैं आप पानीपत में कितने हजारों लोगों को मतलब रोजगार मिला, काम मिला। तो लोगों को बीच में उनका आना जाना था, बड़े अच्छे वो लीडर थे, बहुत अच्छे वो थे। मैं तब छोटा था उस टाइम, मैं नया नया आया था, उनका मैंने एक चुनाव में मैं काम किया है, जो लास्ट जो लास्ट का चुनाव था उसी, क्योंकि उसी दौरान में आया था। तो खुराना जी कई बार बात करते हैं कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया और करनाल का इस समय बड़ा हॉट है। इस समय अगर बात करें कि करनाल इस समय पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है लोकसभा चुनाव को और उपचुनाव को लेकर, और लोग बात करते हैं कि पंडित चरणजी लाल के बेटे भी अब चुनाव में आने की तैयारी लग रही है, उनकी टिकट मिल सकता है। पूरा एक माहौल बना हुआ है, एक एक चीज की स्क्रीनिंग सी चल रही है। लोग भी जानना चाहते थे कि पंडित चरणजी लाल इतनी बार बने, एमपी बने, क्या क्या काम किए, क्या क्या हुआ, ये आपको कहाँ तक लगता है? देखिए, काम के बारे में मैंने आपको बताया, निचले जिले में जो काम किए। उसके बाद कुलदीप शर्मा जी ने मतलब कमान संभाली। कुलदीप शर्मा जी ने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोनों में जाकर उन्होंने पार्टी का प्रचार किया। पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश करी और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। बहुत अच्छा उनका भाषण, स्पीच जो है, बहुत मतलब जब वो देते हैं तो सभी लोगों का मन जो है, वो ध्यान जो है उनकी मतलब तरफ आकर्षित होता है। तो उनका मतलब भाषण में उनके बहुत जबरदस्त वक्ता है, बहुत जबरदस्त वक्ता है, ज्ञान भी काफी है, बहुत ज्ञान है, क्योंकि वो राजनीति में नहीं, उनके फादर साहब राजनीति में शुरू से रहे हैं, उनका खून में राजनीति है। अब उनके बाद उनके जो बेटा है चाणक्य पंडित हैं, वो भी मतलब इस तरह से बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। वो भी अभी पीछे घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के प्रोग्राम में मैंने उनके साथ यहाँ काफ़ी करनाल में काफ़ी प्रोग्राम हमने किए हैं, तो उसके अंदर मैंने उनका देखा, उनका भी बहुत अच्छा व्यवहार है और बहुत साधारण से हैं, हर बड़े की इज्जत करते हैं। मतलब ये जो गुण होने चाहिए वो है, उनके अंदर गुण है। राणा जी, बात करें कांग्रेस के नेता काफी हैं, लेकिन वो अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं। जैसे मान लो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले ग्रुप में लग गए हैं, शैलजा जी वाले में लग गए हैं, रणदीप सुरजा वाले में लग गए हैं। अब ये क्या सारे एक हैं या क्या है, सच्चाई क्या है इसके अंदर? भी सबका जो मोटिव है वो एक ही है, काम करने का तरीका भी एक ही है, फिर ये इस तरह की बातें जो चल रही हैं वो क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो ओपोजिशन वाले बात, उनका काम है कि बातों को उठाना, लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल सब हम एक हैं, कांग्रेस एक है। जब वक्त आता है एक ही मंच पर खड़े होते हैं और मतलब जो अब इलेक्शन का दौर है, आप देखेंगे सारे एक दूसरे की किस तरह से करेंगे। एक काम करने का तरीका वो है कि अब एक जगह पे शैलजा जी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एक जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं, एक जगह सुरजेवाला जी कर रहे हैं, तो वो तरीके जो हैं वो अलग अलग वो करते हैं। अगर कहीं बारी जो इस तरह की मीटिंग आती है, जो हमारा हाईकमान ऊपर से आते हैं, तो सभी इकट्ठे मतलब होकर एक साथ चलते हैं कि मंच पे होते हैं, हम इकट्ठे एक हैं, कोई इसमें आपस में कोई मतभेद नहीं है। और कोई पक्ष जो है इसको मुद्दा बनाता है हर बार, लेकिन उसको पता नहीं है कि अंदर से काम तो एक ही चल रहा है। बिल्कुल 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 एक है, अंदर से काम भी एक चल रहा है। तो ये तो परिवार के अंदर कई बार छोटी मोटी बात भी हो जाती है। हमारा कांग्रेस का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। अब बीजेपी की हम बात करते हैं तो उनमें क्या नहीं है। अब आज अनिल विज जी घर बैठे हैं नाराज होकर, तो उनमें और भी कई इस तरह के हैं जो ऊपर से बोलते हैं, तो वो तो एक कोई इसको नहीं कहा जा सकता। हमारे कांग्रेस में सभी नेता इकट्ठे हैं, एक है, कांग्रेस एकजुट है। बिल्कुल, कांग्रेस एकजुट है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। खुराना जी, आपका भी सपना है आगे चुनाव, मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हो या एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हो? बड़ी चर्चा बढ़ी है इस समय, सबकी नजर आप पे टिकी हुई है, क्या कारण क्या है ये? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं पिछले काफी समय से मेयर की तैयारी में ये कर रहा हूँ और मेयर की तैयारी में ही लगा हुआ हूँ, उसी जिस तरह से मतलब वो है उसमें लगा हुआ हूँ। मैंने मेयर के लिए ही अपने हाईकमान में ऊपर कहा था कि मुझे मेयर का चुनाव भाई आप लड़ाओ, मैं लड़ना चाहता हूँ, अगर आप मुझे लड़ाएंगे तो मैं लड़ूंगा। अब
मैं तो मेयर का कैंडिडेट हूं। जी अगर बात आपने की है एमएलए की, जी अगर पार्टी मुझे कहती है, पार्टी कहती है अभी हाँ भी अगर आपने भी करनाल से एमएलए का चुनाव लड़ना है तो जो पार्टी कहेगी मैं उनका आदेश जो है मुझे मान्य है, मैं वो मानूंगा जो भी कहेंगे। अगर वो मुझे किसी और को भी चाहे वो मिलेगी टिकट, चाहे वो मेरे का भी किसी और को लड़ाए, मैं उसका भी पूरा तन मन से पूरा सहयोग करूंगा। पार्टी से किसी प्रकार की कोई मुझे नाराजगी नहीं होगी, ना कभी बगावत। और जब तक हूं तब तक कांग्रेस में ही रहूंगा और कांग्रेस में ही शुरू से आज तक रहा हूं और आगे भी कांग्रेस में रहूंगा। राणा जी, कांग्रेस में तो रहेंगे आप, लेकिन जो अब जो शहर में नई चर्चा चल चुकी है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को आपकी कोठी है सेक्टर 6 में, आपने उनको किराए पे दे दी है और उसके बाद मामला चल रहा है कि आपके भाजपा के साथ जो संबंध हैं वो काफी सुदृढ़ होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। इस तरह से, इस नजर से देखा जा रहा है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं सुविधा जी, कि जो कोठी की बात है, कोठी में हमारे 3 जनों की कोठी के नाम, 3 जनों के नाम है। हाँ जी, तीन उसमें पार्टनर है, उस मकान है जो, उनमें से एक ने उनको वो मतलब उन्होंने की जरूरत थी उनको, तो उन्होंने दे दी। जब उन्होंने दी तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये मकान इस तरह से 3 महीने के लिए इनको ना हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं। तो मैंने कहा जब आपने बात कर ली है, दे दी है तो दे दो, कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मेरे मन में जो देखो, जो मेरा स्वभाव है, चाहे उसमें मैं गलत हूं सही हूं मुझे नहीं पता, आपसदारी का जो है कि स्वभाव है, वो एक अलग, राजनीति हमारी अलग बात है। राजनीति के अंदर अगर मेरे अंदर कोई कमी कभी भी पाई गई तो मैं उसका गुनाहगार हूँगा कि मैं अपनी पार्टी में बगावत के रूप में या कभी उनका सहयोग कर दूं। इस तरह से बीजेपी का कभी जीवन में मेरे रक्त में ये बात नहीं है। एक भाईचारे की बात है, हम एक दूसरे के दुख में सुख में जाते हैं आते हैं। व्यापार है, आज हम कई जगह दुकानों पे परचेज करने के लिए जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, चाहे रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, तो वो उनके अलग अलग पार्टी के हैं, कोई बीजेपी में है, कोई नैलो में है, कोई कांग्रेस में है, कोई किस में है। तो इस तरह से हमारे कई कांग्रेसियों के भी अपने होटल हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं। अगर वो दूसरे ये जो बीजेपी वाले या दूसरी पार्टी वालों के मत में इस तरह की बात सोचने लगे तो वो तो बात नहीं। वो एक दूसरे के दुख में सुख में जाना आना कोई हो नहीं। अगर मैंने देखो अपने जो फर्ज था मेरे जो पार्टनर का, उनको खाली जरूरत थी और खाली पड़े थे, उन्होंने किराए पे ली है, उन्होंने किराया पे उनको दे के ले ली 3 महीने के लिए। किसी ना किसी को तो देनी थी आपने, अगर वो किसी को देनी थी, लेकिन उसमें मैंने मतलब, लेकिन कभी कोई इस बात को सोच ले भी अगर कोठी उनको दे दी है, अगर कोई किसी को गलत फहमी हो इस बात की कि मैं बीजेपी में जाऊंगा या रिश्ते की बात करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ये एक इंसानियत की बात थी, एक अपने उसकी बात थी, भाईचारे की बात थी, वो उसको निभाया है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा हो सकता। राणा जी, करनाल का कल्चर भी रहा है आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम प्यार में कहीं फर्क नहीं आने देते, बेशक पार्टियां अलग अलग हो। ये बड़ा मैंने देखा ये वाली बात। ये करनाल ही एक ऐसे शहर है देखो, जो जहां पर सभी पार्टियां वाले एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, लेकिन कार्य सभी अपने अपनी पार्टी का करते हैं। मेरे जो इतने साल का कार्य है उसमें ना कभी कोई वो दिक्कत आई, और जब तक जीवन रहा कभी दिक्कत आने भी नहीं दूंगा। जहां रहे पूरा मतलब संग वो रहा। पहले जयप्रकाश जी जब एमएलए थे मैं उनके साथ था, पूरी दृढ़ता के साथ था, ईमानदारी के साथ था। उसके बाद वो जयप्रकाश जी ने पार्टी जब छोड़ी, फिर सुमिता सिंह जी चुनाव लड़े थे, तो सुमिता सिंह जी के साथ मैं पूरा रहा हूं उनके काम में, उनके कंधे से कंधा मिला के हम सब इकट्ठे। ये खासियत देखिए, आप जहां खड़े हो लठ की तरह खड़े हो, वहां पे उसके साथ ही खड़े हो। बिल्कुल, और ऐसा ही होगा। अपनी पहचान ही यही है, अपना व्यवहार भी यही है, सिस्टम भी यही है, अपनी जुबान की कीमत है। आज मैं व्यापार करता हूं और व्यापारी की जो जुबान होती है उसके ऊपर व्यापार चलता है। तो अपने भगवान की कृपा से मेरा व्यापार जो है वो ठीक है,
जो बात कह दी, जो हमने अपनी उसको कहा है, जो जिम्मेवारी ली है, उसको पूरा निभाते हैं, पूरा करते हैं सुखीजा जी। तो उसमें कोई नहीं। अभी चुनाव देखो आने वाले हैं, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसकी विधानसभा की, हम पूरी उसकी करेंगे। और आपको सुखीजा जी पक्की ये बात कह दूं कि 100% यहाँ से करनाल से अब विधानसभा का चुनाव जो है कि वो हमारे कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मुख्यमंत्री को टक्कर देने की तैयारी है उपचुनाव के अंदर। बिल्कुल तैयारी है। उस तरह आप पार्लियामेंट की बात कर लें, पार्लियामेंट की आप देख लेना, हरियाणा का एमपी चुनाव में क्या रहेगा? एमपी चुनाव में 10 की 10 सीट हरियाणा की जो है वो कांग्रेस को आएंगी। जो हमारी 1 में साथ में वो है उनसे हाँ बिल्कुल 10 की 10 सीटें आएंगी। लोगों में बीजेपी के प्रति आज बहुत नाराजगी है। लोगों ने देख लिया, उनके 10 साल का कार्य देख लिया। इन्होंने देख लिया कि ये सिर्फ बातें ही करते हैं, वो काम नहीं, मतलब वो वादा, कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? जब मोदी साहब जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। कौन सा हुआ? उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष। वो कहाँ देगी? सारे पद खाली पड़े हैं। और के हमारे करनाल के जो युवा हैं, करनाल के, हमारे हिंदुस्तान के, हरियाणा के, वो अपने यहाँ से जायदाद प्रॉपर्टी बेच बेच के बाहर विदेशों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। कितने युवा चले गए हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं। अगर यहाँ उनको प्रॉपर पूरा उनको अगर काम मिलता, उनको नौकरियां मिलती, तो वो नहीं जाते। तो वो मतलब लोगों ने देख लिया है, ये झूठी बातें करते हैं, कोई ना कोई बात का मुद्दा बनाकर वो करते हैं, ऐसी बात नहीं। अब उन्होंने मुद्दा बनाया भी राम मंदिर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे हमारी या उनकी या हमारी क्या हस्ती है कि हम राम को लाएंगे? राम तो सबको लाने वाले हैं, राम तो सबके प्यारे हैं हमारे। हम शुरू से जब हम जाते, जब छोटे बोलते नहीं, हाँ भी ताऊ जी राम राम जी, हाँ भी सीताराम जी, हाँ जी, तो हमारे रक्त में राम है, राम तो सबके हैं। राणा जी, एक बात बड़ी चर्चा में इस समय, चर्चा ये है कि भाजपा आपको मेयर का चुनाव लड़वा सकती है। ये भी बड़ी चर्चा चल रही है, ये कहां तक सही है, गलत है, ठीक है, ये क्या चर्चा है ये वाली? मैंने अभी आपको ये बात क्लियर कर दी कि कभी भी नहीं, कभी वो चाहे मुझे मेयर का या कोई भी इस तरह की बात करे, मैं ना उन्होंने मुझे कभी कही है, ना इस तरह की बात हुई है, और ना जीवन में कभी ऐसी होगी। मैं अपनी पार्टी में रहूंगा, मुझे वो टिकट दें तो भी, नहीं देंगे तो भी, और जिसको देंगे उसके साथ पूरी कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और पूरी उसको जिताने का पूरा मतलब अपना प्रयत्न होगा, प्रयास होगा। राणा जी, एक बात आपसे और जानना चाहता हूं कि जो ये कोठी आपने दी है, केवल 3 महीने के लिए दी है, और ये 3 महीने वाला सिस्टम मुझे नहीं समझ में आया। अभी 3 महीने के लिए उन लोगों ने ली है। देखिए ऐसा है, ये 4 महीने के लिए उन्होंने, पहले 3 महीने के लिए उन्होंने रबली कहा था। उन्होंने एग्रीमेंट भी बकायदा इस बात का किया हुआ है, 4 महीने का एग्रीमेंट है, 4 महीने के लिए उनका बख्शता थी और 4 महीने के लिए ली ली है। ये बिल्कुल क्लियर बात है इसमें। 4 महीने के बाद फिर चेंज करेंगे कोई घर? नहीं, वो कोठी खाली करेंगे, ये तो उनको पता वो क्या करेंगे इसके बाद। लेकिन ये है कि वो खाली 4 महीने में कर देंगे। वो 3 महीने में ही चाह रहे थे पहले, फिर उन्होंने कहा चलो 1 महीना और फालतू कर लेते हैं, और कर तो हम 3 महीने में देंगे, लेकिन एग्रीमेंट जो है उन्होंने वो 4 महीने का किया हुआ है। राणा जी, मेरा सवाल है कि भाजपा के सारे कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, कांग्रेस के नहीं आ रहे हैं, और लोग बड़ी प्रतीक्षा में है इस समय कि कांग्रेस का कौन सा नेता कौन सी लोकसभा से उतरने वाला है। ये मामला आपको क्या लगता है, कब तक शॉर्ट आउट हो जाएगा, कैंडिडेट उतर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही असली चुनाव का मजा आएगा? सुखीजा जी, यही तो राज की बात है, आपको मैं बताना चाहूंगा। अच्छा। ये जो थोड़ा इस तरह डिले हुआ है, हो रहा है, हमारे जो ऊपर हाईकमान बैठे हैं, जो इस बात को निर्धारित कर रहे हैं भी कौन सा कैंडिडेट कहां पर मतलब जीत हासिल कर सकता है, तो उसको पूरा निर्णय बीजेपी ने तो जो खड़े किए हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के लिए हुए हैं। हमारी जो पार्टी है वो जल्दी ये लिस्ट जारी कर देगी
और आप देखना ऐसे अच्छे हमारे कैंडिडेट जो होंगे वो आएंगे और 10 की 10 सीटें हरियाणा में आप मतलब कांग्रेस की विजय होगी, ये बिल्कुल मैं श्योर दावे से कह सकता हूँ। राणा जी, कुछ और अपने जीवन के बारे में कोई ऐसी बात हो जो जनता को बताना चाहते हो? वो कहते हैं कि आप एक इलेक्शन की बात कर रहे थे, इलेक्शन के अंदर भी किसी की सपोर्ट को लेकर कुछ कोई बातचीत, ऐसी बातचीत जो जनता के अंदर पहुंची हो? देखिए कि मैं तो बस जनता से मतलब यही अपील करूंगा सबसे कि भाईचारे को, प्यार को बढ़ावा दें। और भाईचारे प्यार में इतनी ताकत है, आप देखना चाहे आपके व्यापार की बात होगी वो भी भाईचारा उसमें बहुत काम आएगा, चाहे आपके घर में घरेलू की गृहस्थी की बात होगी तो भी उसमें प्यार और भाईचारा जो है वो आएगा। सब भाईचारे के तौर पर रहें। राजनीति वाली बात है, राजनीति का जो अपनी जिम्मेवारी की बात है, जो फर्ज है, जो कर्तव्य है वो उसको पूरा करें, उसमें कभी भी कमी नहीं आने दें। और मैं तो यही बात कहना चाहूँगा। राणा जी, जाते जाते एक सवाल और आ गया मन में, लोगों का सवाल है कि लोग जानना चाहते हैं कि जैसे गुट है कांग्रेस में, शैलजा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और रणदीप सुरजेवाला का, आप कौन से गुट से संबंध रखते हैं? ये ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी अभी आपको बताया है कि हमारा कोई भी आपस में गुटबाजी नहीं है, सभी एक है। ये बात अलग है कि मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मतलब रहा हूं, मैंने उनका पिछला 10 साल का जो कार्य है वो देखा, उनसे लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो जो बात करते हैं वो बात वादा करते हैं, उन्होंने वादा पूरा किया। उन्होंने इलेक्शन के दौरान जो भी बात कही थी वो पूरी पूरी की थी, तो मैं उनसे इस बात से प्रभावित हूँ। और जो जिसके साथ मतलब वो होता है तो उसकी सहानुभूति मतलब थोड़ी होती है। मेरे नेता मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मतलब मुझे उनमें, बाकी तो सारी शैलजा जी भी हमारी नेता हैं, वो भी हैं, परंतु मेरा ज़्यादा जो है कि प्यार भाव है वो हुड्डा जी के साथ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ अशोक खुराना जी। कोई अपील की जानी चाहिए क्योंकि चुनावी सीजन चल रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को ये अनुरोध करूंगा कि इस बार अपने मत का उपयोग बड़े सोच कर करें और ये देखें कि इन्होंने 10 साल किस तरह से गुमराह करके, झूठे मतलब वादे करके जो जनता को गुमराह करके जो वोट आए थे वो इस बार ना हो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, हर किसी का भला सोचती है। तो मैं तो यही सबसे अपील करूंगा कि अभी चुनाव का समय आ गया है, निर्णय आपने करना है। आपने देखा है ये भी इनका भी कार्य और पहले कांग्रेस का भी आपने कार्य देखा है जो कांग्रेस 70 साल से रही है। इतनी महंगाई जो इन 10 सालों में बढ़ी है, आप पिछले इसकी तुलना कर लें कितना होगा। और आज जो हमारा देश है इतना कर्जदार हो गया है, कई करोड़ों कई लाख करोड़ों का मतलब जो है लोन हमारे देश के ऊपर हो गया है। वो आप इनको सोच के समझ के मैं अनुरोध करूंगा कि जो है वोट का जो है कि इस बार कांग्रेस को दें और फिर देखें किस तरह से खुशहाली होगी, फिर से वो अच्छे दिन आएंगे, लोग किस तरह से रोजगार मिलेंगे, कुछ मतलब बहुत अच्छा मतलब सबको लगेगा। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ अशोक खुराना। और आपको मालूम है कि जाने से पहले एक बढ़िया सी बात जो मैं आपको बताता हूं वो बड़ी जरूरी है। वो बात में है तो कड़वी, कईयों को बुरी भी लगेगी, लेकिन मैसेज बड़ा पॉजिटिव जाएगा। दोस्तों, मुझे लगभग 30 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। फर्स्ट डे जब वो मुझसे मिले थे, उनका मोबाइल नंबर जब लिया था, दोस्तों आज तक उनका मोबाइल नंबर वही है। आप 10 बजे करें, रात को 11 बजे करें, चाहे 2 बजे करें, फोन नंबर वही है और वो खुद उठाते हैं, खुद बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं घर कर जाने वाली बात है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लोकतंत्र के अंदर खासतौर पर अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।